आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। देखिए जवाहरलाल नेहरू, आपको बता दूं कि ये शायद बहुत लोगों को बात पता नहीं हो, बट चाइना को रिकॉग्नाइज जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही हड़बड़ी में किया, बहुत ही हड़बड़ा के किया कि चाइना को रिकॉग्नाइज करो, चाइना को रिकॉग्नाइज करो। तो आज इसकी कहानी जानेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक अच्छा एडिटोरियल है ये। तो भारत जो है पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री बना, आपको पता ही है। देखिए जब भारत को 1947 में आजादी मिली, 1950 में 1950 में उसी वक्त चाइना बना, लेकिन ये वो चाइना नहीं था। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने कई बार लेक्चर्स में बताया, बट मैं आपको समझा देता हूं कि हुआ चाइना की कहानी क्या है। चाइना, देखिए चाइना एक साम्राज्य रहा है, ठीक है, और चाइना एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा पिटता रहा है। लेकिन जब 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी चाइना में, तो चीजें बदली। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया और वो एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। लेनिन जो है मस्त ट्रेन लेकर रशिया में घुस गए, तो सोवियत में एक रशियन रेवोल्यूशन में मतलब क्रांति आ गई है, जो कम्युनिज्म। अब सबसे पहले अब देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री, और ये डर था कि कहीं कम्युनिज्म पूरी दुनिया में ना फैले, और यही हुआ। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। अब चाइना में जो मेन पार्टी थी, देखिए चाइना में भी साम्राज्य था और 1911 में चाइना में भी रेवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद चाइना की जो कमान थी वो किसके पास गई? चियांग काई शेक। वैसे तो पहले सन यात सेन के पास गई, जिन्होंने कुओमिंटांग पार्टी का उसकी नींव रखी। जब सन यात सेन का देहांत हुआ, और सन यात सेन डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है, तो उसके बाद चियांग काई शेक आए। अब चियांग काई शेक असली राजा तो ये थे, इन्होंने पूरे चाइना को यूनाइट किया और कम्युनिस्ट को पकड़ पकड़ के मारा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दोनों साथ आ गए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी, मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेन टॉपिक पे आना है, थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी, इसलिए बता रहा हूं। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो, तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको पता है तो क्या हुआ कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग पार्टी साथ में आ गए, ठीक है, दोनों लोग साथ में आ गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों हट गए, और उसके बाद चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गया 1945 से लेकर 49 तक, चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट चाइना के बीच में। अब देखिए रशिया की मदद थी, पूरे चाइना जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। 1949 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया, चियांग काई शेक ताइवान भाग गए, जो आज भी इशू चल रहा है कि वन चाइना पॉलिसी वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि चाइना में आ गया कम्युनिज्म 1949 में। अब देखिए ये अथॉरिटेरियन सरकार, मतलब ये वो सरकार नहीं है जिसको पूरी दुनिया चाह रही थी, ये सबसे उलट है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता। अमेरिका अगर देखिए चाइना में अगर कम्युनिज्म होता तो शायद अमेरिका में, मतलब अगर शुरुआत से ऐसा प्रिटेंड किया जाता, तो मेरे ख्याल में अमेरिका उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन क्योंकि चियांग काई शेक थे लीडर, तो अमेरिका ने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के जीतने के लिए जो भी करना है करो। ब्रिटिश ने भी यही सोचा। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और चाइना में कम्युनिज्म आया, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए। अब क्या हुआ कि भारत और चीन, हिंदी चीनी भाई भाई, यहां पे बात यह है कि अब चीन बन गया, वहां पे कम्युनिज्म आ गया। तो अब रिकॉग्निशन कैसे रिकॉग्नाइज करें? दिक्कत यह है, भारत ने बोला चलो वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अब उस समय दो बड़े देश एशिया के, चाइना और भारत, आमने सामने थे। ब्रिटेन और अमेरिका साइड में खड़े थे। ब्रिटेन की पावर लगातार घटती जा रही थी। 4 नवंबर 1949 फॉरेन सेक्रेटरी केपीएस मेनन ने यूके हाई कमिश्नर को इंफॉर्म किया कि भारत ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखिए यह बहुत बड़ी बात है, डी फैक्टो डी ज्योर। डी फैक्टो मतलब अनऑफिशियल, मतलब आपको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जब तक आप, एग्जांपल के तौर पे कि आप आए हो, ठीक है। डी ज्योर मतलब होता है परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर लिया, है ना, यानी कि हमने हमेशा के लिए आपको, जैसे आप हो, अब आप बोल रहे हो सर मैं इस घर में रहता हूं, मैं कह ठीक है तुम रह रहे हो और ये घर तुम्हारा है, तो मैं, वो होगा डी ज्योर, कि मैं कभी इस पे सवाल नहीं उठाऊंगा। डी फैक्टो मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, जब तक कोई पक्की अथॉरिटी इस मकान के लिए नहीं आती, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो डी फैक्टो हो गया। तो भारत ने बोला हम परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए यहां पे जब भी कोई इतनी बड़ी बात होती है तो हमेशा कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। चाइना ने रिकॉग्नाइज किया, बहुत, चाइना को भारत ने रिकॉग्नाइज किया, कोई कंडीशन नहीं रखी, विदाउट कंडीशन रिकॉग्नाइज कर लिया। ऐसा इतिहास में बहुत कम होता है कि आप एक देश, एक दूसरी सत्ता आ गई है देश में जिसको आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और आज वही चाइना जो है हमारे लिए सिरदर्दी बना हुआ है।
पूरी दुनिया के लिए सिरदर्दी बना हुआ, जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया था। अगर आज हम रिकॉग्नाइज नहीं करते चाइना को, लेकिन पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया, पूरी दुनिया, अमेरिका हो गया, हर किसी ने रिकॉग्नाइज किया। तो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने केएम पनिकर से बात की। नेहरू जो है वो अपनी ट्रिप्स यूके से आए थे, अमेरिका से आए थे, और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया गया। अब यहां पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आप देख ही सकते, चियांग काइशेक के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन चियांग काइशेक अलग इंसान थे। ये एक पूरी कहानी है चाइना। अभी आप इसको छोड़िए, अभी हम इस पे आएंगे, टेंशन की बात नहीं है, हम इस पे आती है, अभी आते हैं, लास्ट में आएंगे। अब बकीट सेरीन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। देखो, ब्रिटेन क्या चाह रहा था कि हर हाल में चाइना को रिकॉग्नाइज किया जाए, चाहे जो जैसे भी हो, ठीक है। अमेरिका चाह रहा था कि चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, क्योंकि देखिए दोनों ही कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन ब्रिटेन चाह रहा था कि जो कॉमनवेल्थ पता है ना, जिन्होंने कॉमनवेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ सबकी एक, ब्रिटेन ने जिन देशों पे रूल किया है वो सब कॉमनवेल्थ में आते हैं। कॉमनवेल्थ मतलब हमारी वेल्थ, कॉमन है ये, सारे देशों में एक चीज कॉमन है। कॉमनवेल्थ किसकी है? ब्रिटेन की है, ठीक है। तो ब्रिटेन ने अपने कॉमनवेल्थ देशों, अपने देशों पे, कॉमनवेल्थ देशों पे बोला, सुनो बेटा रिकॉग्नाइज कर दो चाइना को। अमेरिका, देखिए अमेरिका बहुत रिलक्टेंट इसलिए था क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, चाइना कम्युनिस्ट नेशन है ना, तो वो जंग वैसे ही है सोवियत से, कैसे हो जाएगा, ये नामुमकिन है। ऊपर से इधर कोरियन वॉर है, बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ने बोला कि भाई आप रिकॉग्नाइज करिए जितनी जल्दी हो सके, और यहां पे ये कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया की ये कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में 15 नवंबर को हुई, 15 नवंबर को हुई। अब नेहरू ने 17 नवंबर को वही इस मीटिंग में भाग लिया, ठीक है, और बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, हम अनकंडीशनल रिकॉग्नाइज करेंगे, हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अनकंडीशनल, नो कंडीशन हम रिकॉग्नाइज करेंगे। यह बहुत बड़ी गलती थी। अब देखिए नेहरू की गलती नहीं है, नेहरू को मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मानता हूं, ठीक है, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां पे क्या है, उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि चाइना इतनी बदतमीजी कर देगा। आज आप ऐसे ही सोच सकते हो कि अमेरिका को हम इतना सपोर्ट या कोई और देश को हम इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, कल को वो बदतमीजी कर दे तो मालदीव्स के साथ क्या हो रहा है, हमने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मालदीव्स बदतमीजी कर रहा है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन हां दिक्कत तो थी। मेन रिकमेंडेशन क्या थे, देखिए, जल्दी से जल्दी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी आप रिकॉग्नाइज करिए, नो फॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्थ कोरिया को देश रिकॉग्नाइज, ताइवान को देश, तो कंडीशन रखेंगे कि बेटा तुम लोगों पे अत्याचार नहीं करोगे, अगर तुमने अत्याचार किया तो हम तुम पे हमला कर देंगे, आर्मी के साथ हमला कर देंगे, नेवी के साथ हमला कर देंगे, एयरफोर्स के साथ हमला कर देंगे, हमला करेंगे तुम्हारे ऊपर, सैंक्शंस लगाएंगे 50। लेकिन यहां पे कोई कंडीशन नहीं। अब कंडीशन क्यों डेंजरस है दोस्तों, अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है, क्यों ब्रिटेन ने यह बोला, इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश ने पगला गया ब्रिटेन कि भाई करो करो रिकॉग्नाइज, हम कुछ नहीं जानते, यू हैव टू डू इट। दो रीजन थे। सबसे पहले तो अगर इसको रिकॉग्नाइज करने में देर होती तो एक तो कम्युनिज्म के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था। क्यों बहुत ज्यादा था? क्योंकि लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से सिंपैथाइज कर रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना में चियांग काइशेक का रूल बहुत अच्छा नहीं था, चाइना वाले मर रहे थे लिटरली, जितनी बुरी हालत चाइना की हुई, जितना उन्होंने सफर किया है ना, इसीलिए आज उनका स्टैंड है कि भाई चाइना को जापान ने इतना मारा, जिंदा जला देते थे, ठीक है, कब्र गाड़ते थे, आदमी औरत को डालते थे, जिंदा जला देते थे। रेप्स ऑफ नैनकिंग किताब पढ़िएगा, आपकी रूह कांप जाएगी, है ना। तो आप ये समझिए कि चाइना परेशान कि भाई अब जो भी हो जाए हमको मार के दिखाओ, अब हम रूल, अब हमारी बारी है। दूसरा पॉइंट ये वही कि चाइना से ये जो रिजीम आई कम्युनिस्ट, ये पूरी दुनिया में फैली हुई थी, ठीक है, पूरी दुनिया में चाइनीज, हर जगह कम्युनिज्म फैल रहा था। और अगर ऐसा नहीं होता तो अलग अलग देशों में भी बगावत हो जाती, रेवोल्यूशन हो जाता, ठीक है, कि तुमने कैसे नहीं मारा। आप ये समझिए कि सत्ता ढह जाती, और ढहने में वक्त इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस समय हालात बहुत खराब थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो इसीलिए ब्रिटेन ने बोला कि भाई जल्द से जल्द कुछ भी करके इसको रिकॉग्नाइज करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सो कोई कंडीशन मत करो, कोई कंडीशन। यही भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाया, ठीक है। अब बड़ी बात यह है, अमेरिका इसके खिलाफ था, अमेरिका इसके खिलाफ था, लेकिन उस स्टिल यहां पे ब्रिटेन, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ब्रिटेन ने झूठ बोला है भारत से। ब्रिटेन ने लिटरली झूठ बोला, उन्होंने बोला अमेरिका भी मान गया है, अमेरिका आज नहीं तो कल कर देगा, उनकी बात बिल्कुल पक्की है। तो आप टेंशन ना लीजिए,
अमेरिका है हमारे साथ, अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन अमेरिका ने बाद में रिकॉग्नाइज किया। अमेरिका के तो बहुत ही खराब रिलेशन थे चाइना से। वो 1976, जस्ट 3 साल पहले 73 जब रिचर्ड निक्सन गए तब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां पे यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब जो है पेरिस में मिले, जहां पे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ साफ बोला कि भाई देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे। और एक और, हाँ अच्छा, उनको क्या कह रहे हैं, अमेरिका को क्या कह रहे हैं, देखिए भारत है ना, आप डर क्यों रहे हैं, चाइना आगे नहीं बढ़ेगा, भारत है उसको कंट्रोल करने के लिए, इंडिया है। तो यहां डबल गेम खेल रहा है, दोगलापन जो है वो ब्रिटिश दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां एक और चीज देखिए, अमेरिका तो यही चाह रहा था ना कि जितना ज्यादा हो सके डिले हो जाइए, अभी हम भी वेट एंड वॉच करते हैं, बट भारत ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, देखिए नेहरू ने तो ये डिसीजन लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि हमको 1962 में 1962 में चाइना के साथ युद्ध करना पड़ा। तिब्बत पे जैसे ही आया चाइना, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, कोरियन वॉर हो गया। तो एक तरीके से तिब्बत पे जो एग्रेशन था वो बहुत डेंजरस, क्योंकि अभी भारत की सीमा चाइना से कभी नहीं लगती थी, लेकिन जब युद्ध होता 1950 में, तब चाइना, भारत की सीमा चाइना से लगने लगी, ठीक है। तो ये चीज है। और भारत तो वही, ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की, ये जितने भी आपको कॉमनवेल्थ देख रहे हैं सब के सब बोला कि सारी गवर्नमेंट, सारी सरकारें जो है वो तैयार है रिकॉग्नाइज करने के लिए, आप भी वो जल्दी 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 साइन कर दो, ओके। ये चीज है। वल्लभ भाई पटेल उस समय अकेले थे जिन्होंने बोला कि ये बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। उस समय वल्लभ भाई पटेल का एक और, उन्होंने एक्टिव अमेरिकन एम्बेसडर डोनोवन को बुलाया 4 नवंबर की इस मैटर को डिस्कस करते हैं, और उन्होंने साफ साफ बोला था दोस्तों, उन्होंने बताया कि कम्युनिस्ट जो है वो यहां नहीं रुकेंगे, दूरदर्शी इंसान थे वो, तिब्बत पे कब्जा करेंगे, वो बर्मा में भी जाएंगे, और बाकी हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो कि क्रिएट की प्रॉब्लम उन्होंने, ठीक है, ये उन्होंने बोला, ठीक है। माओ जेडोंग यहां नहीं रुकने वाले। सरदार पटेल ने साफ साफ ये, बाद में अंबेसडर हेंडरसन ने खुद बोला स्टेट डिपार्टमेंट को कि पटेल ने साफ साफ बोला था कि नेहरू ने बहुत ही जल्दबाजी कर दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसको रिकॉग्नाइज करने में। अब यहां ब्रिटिश अंबेसडर जो है और बाकी ब्रिटिश दिल्ली आए, चाइना तुरंत जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। यूके के प्रेशर में हमने ये काम कर दिया, जो कि शायद बहुत सही नहीं था। तो ये चीज है। अब ये बात बाद में सही साबित हुई, एक एक चीज सही साबित हुई, ठीक है। सरदार, देखिए अगर हम बात करते हैं तो सरदार पटेल के हिसाब से नेहरू ने हाई अमेरिकन ऑफिशियल्स को, मतलब एक वो पूरा उन्होंने एश्योरेंस लिया था, ठीक है, कि जैसे चीजें ठीक होंगी, अमेरिका ने बोला था कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी उस हिसाब से हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू को कहीं ना कहीं ये बात पता थी, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हुई, है ना। मतलब हम लोग तो नहीं चाह रहे थे कि ये हो, लेकिन ये हुआ। तो एक तरीके से यहां पे हमने जल्दबाजी कर दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करने में। तो ये चीज है। बाकी अब मैं आपको उसी स्लाइड पे ले जाता हूं, एक थोड़ा सा टाइमलाइन आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी शुरुआत जो है वो यहां से होती है। पंचशील एग्रीमेंट हमने साइन किया। हमारा भारत, मतलब भारत और चाइना के रिलेशन बहुत बढ़िया कर रहे थे। 1950 में चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन रिकॉग्नाइज कर लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन आ गए। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि चाइना के भारत, दलाई लामा यहां पे तिब्बत पे कब्जा किया। दलाई लामा को तो खत्म ही कर देते, या आप जेल में बंद कर देते, तो दलाई लामा रातों रात भागे, धर्मशाला में शरण ली, भारत ने शरण दे दी, चाइना रोड बनाने लगा। भारत ने बोला रोड क्यों बना रहे हो, दिमाग दिमाग खराब हो गया क्या। तो भारत फिर फॉरवर्ड पोस्ट, जो नेहरू की पॉलिसी थी कि आगे पोस्ट बनाते जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध होता है, और युद्ध में हमको नुकसान हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1976 आया, चाइना और भारत ने, तब तक अब युद्ध के बाद भारत और चाइना की लगभग बातचीत बंद थी। फिर से उसके बाद 1976 में भारत और चाइना की बातचीत जो है वो शुरू होती है। राजीव गांधी जो है वो चाइना जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद कोई चाइना गया था। 1996 में जियांग जमीन जो है वो भारत आए थे। 2003 में भाई फिर से यहाँ पे काफी बायलेटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए। 2005 में दोनों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की। देखिए 1962 के बाद 1962 को एक लेसन मिला हमको,
और फिर उसके बाद भारत ने बहुत मारा चाइना को। जब जब भारत और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हुई, भारत ने पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारा, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। फिर 2014 आता है, चाइना और भारत ने फिर से जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन जब से शी जिनपिंग आए ना तब से दिक्कत हुई। शी जिनपिंग के बाद से चाइना का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हालांकि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई लेकिन कुछ बदला नहीं, और अभी भारत और चाइना के रिश्ते जो है वो खराब है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे तो अच्छे ही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बट हमको टेंशन लेने की बात इसलिए है क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ही डेंजरस, इट इज हाईली डेंजरस कंट्री। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं है। और भी मैं इस तरीके के लेक्चर्स लाता रहूंगा। हमको हमारे इंस्टा को जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।